हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टार ट्रेक मूवी सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस को, जो 2013 में आई थी। ये मूवी मेरी अब तक की देखी हुई सबसे बेस्ट स्पेस साईफाई मूवी है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को IMDb पर मिले थे 7.7 स्टार आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटो पर इट्स 84% फ्रेश विद 89% ऑडियंस स्कोर और इसे 89% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। इस मूवी का बजट था $190 मिलियन और इसने कमाई की थी $460 मिलियन की। इस मूवी में पिछले पार्ट के कैरेक्टर ही वापस आए हैं। इस पार्ट में बस कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को लिया गया है, जिसमें से मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाया है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वो देख लें, जिससे आपको ये मूवी और भी अच्छे से समझ में आएगी। ये तो बहुत सी चीजें आपके सर के ऊपर से जाएगी। इस मूवी के बाद इस सीरीज का एक और पार्ट है जिसे मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जिम और लियोनार्ड किसी प्लेनेट पर है और वहां के एलियंस उनके पीछे पड़े हैं। भागते हुए जिम स्पॉक को कहता है उसने उन एलियंस को बाहर ला लिया और अब रास्ता साफ है। उनके पीछे हम एक ज्वालामुखी को देख पाते हैं। उसके अंदर एक शटर में स्पॉक, उहुरा और सुलू होते हैं। दरअसल वो ज्वालामुखी फटने वाला था। जिम उन एलियंस को ज्वालामुखी से दूर लेकर आता है और स्पॉक उस ज्वालामुखी को शांत करने जाता है। स्पॉक के नीचे जाते ही लावे के धुएं से उस शटर में खराबी आ जाती है और स्पॉक को ऊपर खींचने से पहले ही उसकी रस्सी जल जाती है, जिससे वो सीधा उस ज्वालामुखी में जा गिरता है। मगर लकीली स्पॉक चट्टान पर गिरता है और वो डिवाइस भी ठीक था जिससे वो ज्वालामुखी को शांत करने वाले थे। वो शटर खराब हो जाता है, इसीलिए सुलू और उहुरा स्टारशिप में जाकर स्पॉक को टेलीपोर्ट करने का फैसला करते हैं। वहीं जिम और लियोनार्ड एलियन से बचते हुए समुद्र में छलांग लगाते हैं। तब हमें पता चलता है स्टारशिप समुद्र के अंदर पार्क है। शिप में आने के बाद जिम फौरन ऑपरेटर रूम में भागता है। वो स्पॉक से कांटेक्ट करते हैं। स्पॉक ने उस डिवाइस को ऑन कर दिया था। उहुरा और सुलू भी शिप में पहुंच चुके थे। ज्वालामुखी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो स्पॉक को शिप में टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। पावेल कहता है अगर शिप ज्वालामुखी के ऊपर हो तो तब वो सीधा कांटेक्ट होने की वजह से स्पॉक को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मगर उधर से स्पॉक मना कर देता है क्योंकि उन्हें अपना शिप उन एलियंस को नहीं दिखाना था, क्योंकि वो एलियंस की सभ्यता अभी शुरुआती दौर में थी और ये नियम के खिलाफ था। स्पॉक कहता है अगर उसकी जान भी चली जाए लेकिन नियम नहीं टूटने चाहिए। स्पॉक की ये बात सुनकर उहुरा घबरा जाती है। तभी स्पॉक का कांटेक्ट टूट जाता है। उधर स्पॉक अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी स्टारशिप समुद्र में से निकलती है और वो एलियंस शिप को देख लेते हैं। शिप उस ज्वालामुखी की तरफ जाता है और उस डिवाइस को एक्टिवेट होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे और सबकी सांसें थम जाती हैं। वही स्पॉक टेलीपोर्ट होना शुरू होता है और वो डिवाइस ब्लास्ट होता है और उसकी वेव्स उस ज्वालामुखी को जमा देती है और स्टारशिप उस ग्रह से निकल जाता है। उधर स्पॉक भी शिप में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिम उसकी तरफ दौड़कर आता है, लेकिन स्पॉक जिम का शुक्रिया अदा करने के बजाय ऐतराज जताता है कि जिम ने उसको बचाने के लिए नियम तोड़े हैं। लेकिन जिम कहता है कोई बड़ी बात नहीं। वही पृथ्वी पर हम एक कपल को देखते हैं जिनकी बेटी बीमार है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है वो बच नहीं सकती। वो दोनों बहुत दुखी थे। वो आदमी बाहर आता है, तब उसके पीछे से एक आदमी बोलता है वो उसकी बेटी को बचा सकता है। वो आदमी पूछता है कैसे, और सीन उस आदमी को दिखाते हुए कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्पॉक और जिम को देखते हैं। वो भी अर्थ पर ही है और उन्हें पाइक ने बुलाया है। जिम बहुत एक्साइटेड था। उसे लगता है पाइक उसे अगले मिशन पर भेजने वाले हैं। वो दोनों पाइक के पास पहुंचते हैं। पाइक जिम से उसकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। जिम ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक बताया था, मगर पाइक उससे ज्वालामुखी के इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं। दरअसल स्पॉक ने अपनी रिपोर्ट में शिप एलियंस को दिखने की बात लिख दी थी जिम को बिना बताए। जिम स्पॉक से नाराज होता है। पाइक स्पॉक को बाहर भेजता है और जिम और पाइक में बहस होती है, क्योंकि इससे पहले भी जिम की कई नियम तोड़ने की शिकायत आ चुकी थी और आज उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठने वाली थी, जिसमें पाइक को जिम का पक्ष रखना था। और पाइक जिम को कैप्टन की पोस्ट से हटा देते हैं और उसकी शिप छीन लेते हैं और इंक्वायरी में शायद जिम के खिलाफ और भी कड़ा फैसला हो सकता था। जिम पाइक को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर पाइक नहीं मानते और उसे अंजाम भुगतने तैयार रहने बोलते हैं। वही दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो अपना खून निकालकर एक ट्यूब में रखता है और उस ट्यूब को एक रिंग के साथ रखकर उस बच्ची के बाप को देता है। वो उसका खून अपनी बेटी को चढ़ा देता है और कुछ ही सेकंड में उसकी बेटी की हालत सुधरने लगती है। वो रोते हुए अपनी बेटी के माथे पर चूमता है
और बाहर रोड के दूसरी तरफ वही आदमी उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो अब उसकी बारी है। वो अपने ऑफिस में जाता है, जहां हमें पता चलता है वो यूएसएस इंटरप्राइजेस में काम करता है। वो आदमी अपने हाथ में एक पानी का ग्लास लेकर अपनी डेस्क पर आता है और अपने कंप्यूटर से किसी को मैसेज भेजता है। फिर रोते हुए उस रिंग को उतारकर उस ग्लास में डाल देता है। उस रिंग के ग्लास में जाते ही कुछ ही सेकंड में उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे उस आदमी समेत पूरा बेस भी उड़ जाता है। वही हम बार में जिम को दुखी और परेशान देखते हैं। तभी वहाँ पाइक आते हैं और कुछ बात करने के बाद वो बताते हैं उन्हें बोर्ड ने शिप वापस दे दिया। जिम उन्हें फर्स्ट ऑफिसर मतलब स्पॉक से बचकर रहने कहता है। तब पाइक कहते हैं वो उनका फर्स्ट ऑफिसर है। स्पॉक को दूसरी शिप में ट्रांसफर कर दिया गया है। पाइक को बोर्ड को बहुत मनाना पड़ा इसके लिए। जिम ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसके पास शब्द नहीं होते पाइक का शुक्रिया अदा करने। तब पाइक एक बाप की तरह कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। तभी पाइक को मीटिंग का इमरजेंसी मैसेज मिलता है। वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां जिम की मुलाकात स्पॉक से होती है। जिम उसे बताता है उसे डिमोट कर दिया गया है। वही मीटिंग में एडमिरल मार्कस बताते हैं उन्हें एक ऑफिसर का मैसेज मिला जिसने इंटरप्राइजेस बेस में ब्लास्ट किया था। उसने बताया उसे कमांडर जॉन हैरिसन नाम के आदमी ने मजबूर किया था और उस बेस में कोई प्राइवेट जानकारी नहीं थी। जॉन हैरिसन पहले इंटरप्राइजेस में ही काम करता था, लेकिन अब वो उनके खिलाफ हो गया है। वहाँ सभी मेंबर्स को एडमिरल मार्कस हैरिसन को ढूंढने कहते हैं। तब जिम कहता है उस बेस की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो उसने वहाँ हमला क्यों किया। जिम आगे कहता है प्रोटोकॉल के मुताबिक कहीं भी हमला हो तो सभी कैप्टन और एडमिरल को जमा होना पड़ता है इस हेडक्वार्टर के इस कमरे में। तब कोई कहता है हैरिसन यहाँ उन्हें मारने आएगा इतनी सिक्योरिटी में। तभी बाहर से एक हेलीकॉप्टर उस रूम में फायर करने लगता है। सब बचने की कोशिश करते हैं। गन उठाकर जिम उस पर शूट करता है, मगर उस हेलीकॉप्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में पाइक को गोली लग जाती है। जिम इमरजेंसी वाटर पाइप में गन बांधकर उसे हेलीकॉप्टर के इंजन में फेंक देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो जाता है और वो गिरने लगता है। लेकिन उससे पहले ही हैरिसन उसमें से टेलीपोर्ट हो जाता है। वही पाइक स्पॉक के सामने अपना दम तोड़ देते हैं। जिम ये देखकर बहुत रोता है क्योंकि पाइक उसके लिए पिता समान थे। वही हैरिसन किसी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होता है। दूसरे दिन जिम उदास बैठा था, तब उसे स्कॉट कॉल करके बुलाता है। स्पॉक और जिम स्कॉट के पास पहुंचते हैं। स्कॉट को उस हेलीकॉप्टर के मलबे में एक पोर्टेबल टेलीपोर्टेशन डिवाइस मिला था और हैरिसन ऐसी जगह गया था जहां यूएसएस इंटरप्राइजेस वाले नहीं जा सकते थे। जिम एडमिरल मार्कस के पास जाता है और उन्हें बताता है हैरिसन क्लिंगन प्लेनेट पर गया है। दरअसल क्लिंगन और यूएसएस के संबंध बहुत नाजुक थे। अगर क्लिंगन में यूएसएस का कोई भी ऑफिसर दिखा तो जंग छिड़ सकती थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लिंगन की इंसानों से नहीं यूएसएस से दुश्मनी थी। स्पोक एडमिरल को बताता है हैरिसन जहाँ गया है वहाँ कोई आबादी नहीं है। जिम एडमिरल मार्कस से उसकी स्टार फ्लीट वापस मांगता है ताकि वो हैरिसन को खत्म कर सके। पहले एडमिरल मार्कस पाइक की मौत पर अफसोस जाहिर करते हैं, फिर जिम को एक टर्पीडो दिखाते हैं जो लॉन्ग रेंज और अनट्रेसेबल था, जो क्लिंगन प्लेनेट के सेंसर पर दिखाई नहीं देगा। एडमिरल मार्कस जिम को उन टर्पीडो से निशाना लगाकर हैरिसन को मारने कहते हैं। स्पोक ये सुनकर हैरान होता है। जिम स्पोक को अपना फर्स्ट ऑफिसर बनाने की मांग करता है और एडमिरल मार्कस मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सब स्टारशिप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ शटर में स्पोक जिम के इस फैसले के खिलाफ था क्योंकि किसी भी अपराधी को कानून के मुताबिक पकड़कर यूएसएस में पेश करना पड़ता है। लेकिन जिम और एडमिरल मार्कस कानून के खिलाफ काम कर रहे थे और क्लिंगन के प्लेनेट पर टर्पीडो दागने से जंग भी छिड़ सकती थी, लेकिन जिम नहीं मानता। तब स्पोक जिम को अपने फैसले पर एक और बार सोचने की सलाह देता है। तभी वह साइंस ऑफिसर वॉलेस आती है। एडमिरल मार्कस ने उसे जिम के शिप पर भेजा था, लेकिन स्पोक को उस पर शक होता है। वही शिप पर स्कॉट उन अनऑथोराइज्ड टर्पीडो को रखने के लिए सिग्नेचर नहीं कर रहा था। जिम स्कॉट को सिग्नेचर करने प्रेशराइज करता है। स्कॉट के ना मानने पर जिम उसे फायर कर देता है। तब जाते जाते स्कॉट जिम को उन टर्पीडो को यूज न करने की सलाह देता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक थे और स्कॉट शिप से चला जाता है। ऑपरेटर रूम में पहुंचकर जिम पॉवेल को स्कॉट की जगह भेजता है। फिर शिप पूरी स्पीड से निकल पड़ती है क्लिंगन प्लेनेट की तरफ। तब जिम शिप में अनाउंसमेंट करता है कि उनका मिशन है कैप्टन पाइक के हत्यारे हैरिसन को पकड़ना। फिर स्पोक की तरफ देखकर कहता है उसे पकड़ने वो उस प्लेनेट पर जाएंगे, फिर उसे पकड़कर यूएसएस के सामने पेश करेंगे। मतलब जिम ने टर्पीडो इस्तेमाल करने का इरादा बदल दिया। स्पोक जिम के फैसले से खुश होता है और उसके साथ उस प्लेनेट पर जाने की इच्छा जाहिर करता है। जिम उसे ले जाने मान जाता है। शिप में ऑफिसर वॉलेस उन टर्पीडो को चेक कर रही थी। तब उसके पास स्पोक आता है। स्पोक बताता है कि उसका शिप के क्रू में कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो एडमिरल मार्कस की बेटी है।
जो नाम बदलकर इस शिप पर आई है। वॉलेस स्पॉक से जिम को इस बात को ना बताने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अचानक सुपर स्पीड में चलती हुई शिप अचानक रुक जाती है। इंजीनियरिंग में स्कॉट की जगह पॉवेल था, मगर उसे भी इस खराबी की वजह नहीं पता थी, लेकिन वो क्लिंगन प्लेनेट के करीब थे। जिम प्राइवेट शटर से स्पॉक और ओहुरा के साथ उस प्लेनेट पर जाने की तैयारी करने कहता है। ओहुरा को इसीलिए क्योंकि उसे क्लिंगन भाषा आती है। लियोनार्ड जिम को आगाह करता है वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई तो वो भाग नहीं सकते क्योंकि उनका शिप चलने के लिए तैयार नहीं है। जिम पॉवेल को उनके वापस आने तक शिप को ठीक करने कहता है। जिम सोलो को चार्ज देता है और कहता है उनके निकलते ही सोलो एक मैसेज भेजे जिसमें वो हैरिसन को बताए कि उनके पास बड़े बड़े टर्पीडो है उसके ऊपर निशाना साधे हुए। फिर वो तीनों कपड़े बदलकर और 2 आदमी को लेकर स्मगलर बनकर प्लेनेट पर निकलते हैं। उनके जाते ही सोलो सेम मैसेज हैरिसन के लिए ब्रॉडकास्ट करता है कि उनके पास बड़े बड़े टर्पीडो है उसके ऊपर निशाना साधे हुए और वो चुपचाप सरेंडर कर दे। शटर में स्पॉक को उस जगह पर किसी के होने के सबूत मिलते हैं। उस जगह पहुंचते ही उनके पीछे क्लिंगन की शिप पड़ जाती है। वो लोग किसी तरह उस शिप से पीछा छुड़ाते हैं, मगर सामने उन्हें और 4 शिप घेर लेती है। जिम उनसे फाइट करने कहता है, मगर वो बहुत सारे थे, इसीलिए ओहुरा उनसे बात करने कहती है। ओहुरा उनके लीडर के पास बात करने जाती है और स्पॉक और जिम शटर में ही गन के साथ रेडी होते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो ओहुरा को मारने ही वाला होता है, मगर तभी अचानक उन एलियंस पर कोई हमला कर देता है। जिम और स्पॉक भी शूट करते हुए बाहर निकलते हैं, मगर वो आदमी अकेले ही बड़ी आसानी से उन एलियंस और उनकी शिप को मार गिराता है। वो हैरिसन ही था। फिर हैरिसन कुछ एलियंस को मारते हुए जिम के पास आता है और उससे पूछता है उस मैसेज में उसने जो टर्पीडो बताए थे वो शिप में कितने हैं। स्पॉक कहता है 72, और ये सुनते ही हैरिसन सरेंडर कर देता है। जिम पहले अपना गुस्सा निकालते हुए उसे खूब मारता है, मगर हैरिसन को जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता। फिर हैरिसन को शिप में लाया जाता है। जिम ओहुरा को अर्थ पर यूएसएस इंटरप्राइजेस सेंटर पर इन्फॉर्म करने कहता है कि हैरिसन उनके पास है और वो उसे लेकर अर्थ आ रहे हैं। फिर जिम लियोनार्ड को बुलाता है हैरिसन का ब्लड टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा, उसने क्लिंगन की टुकड़ी को अकेले ही मार गिराया और वो जब इतना स्ट्रांग है तो उसने सरेंडर क्यों किया। और यही जिम भी सोच रहा था। लियोनार्ड हैरिसन का ब्लड सैंपल लेता है, तब हैरिसन खुद ही बता देता है कि उनके शिप के कौन से हिस्से में खराबी आई है, जो काफी हैरानी की बात थी। ब्लड सैंपल लेकर वो जाने लगते हैं, तब हैरिसन उन्हें वार्न करता है अगर उसकी बात नहीं सुनी तो इस शिप में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। स्पॉक के मना करने पर भी जिम हैरिसन से बात करता है। हैरिसन जिम को किसी जगह के कोऑर्डिनेट बताता है और कहता है उस जगह से उसे पता चल जाएगा उसने ऐसा क्यों किया, और हैरिसन जिम को एक टर्पीडो खोलकर देखने कहता है। फिर जिम स्कॉट को कॉल करके उस लोकेशन पर जाने कहता है जिसके कोऑर्डिनेट हैरिसन ने बताए थे, क्योंकि स्कॉट अर्थ पर था और वो अर्थ के आसपास के ही कोऑर्डिनेट थे। पहले तो स्कॉट एटीट्यूड बताता है, मगर फिर मान जाता है। वही स्पॉक जिम को बता देता है ऑफिसर वॉलेस एडमिरल मार्कस की बेटी है और वो एक वेपन एक्सपर्ट है। फिर जिम लियोनार्ड और ऑफिसर वॉलेस को एक प्लेनेट पर एक टर्पीडो के साथ भेजता है ताकि वो उसे खोल सके। जिम ओहुरा से पूछता है उसने अर्थ पर बता दिया कि हैरिसन उनके पास है। ओहुरा कहती है हाँ, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वही पॉवेल बताता है उसे शिप की खराबी का पता चल गया, लेकिन ये कैसे हुआ पॉवेल को समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिम को देखकर लगता है उसे समझ में आ गया कि शिप में खराबी कैसे आई थी। वही लियोनार्ड और ऑफिसर वॉलेस उस टर्पीडो को खोलने वही किसी वीरान प्लेनेट पर जाते हैं, और जब वो उसे खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसमें एक आदमी हाइपर स्लीप की स्टेट में था। वही दूसरी तरफ स्कॉट उस लोकेशन पर जाता है जहाँ जिम ने उसे जाने कहा था। वह स्कॉट को एक बहुत बड़ा बेस दिखता है, और जब स्कॉट उसके अंदर जाता है तो वहाँ किसी चीज को देखकर वो हैरान रह जाता है। वही शिप में जिम को पता चलता है वो आदमी जिंदा है और शायद 300 साल का है। फिर जिम हैरिसन के पास आता है उससे पूछने कि उस आदमी को टर्पीडो में किसने रखा और वो कौन है। तब हैरिसन बताता है उन 72 टर्पीडो में आदमी और औरत है, क्योंकि उसने ही उन्हें वहां रखा है और इसीलिए उसने सरेंडर किया था, क्योंकि उसे लगा था जिम सच में उन टर्पीडो को उस पर फायर कर देगा और टर्पीडो में मौजूद उसके लोग मारे जाएंगे। वो कहता है उसका नाम है खान नूमन सिंह। जॉन हैरिसन नाम तो उसे एडमिरल मार्कस ने दिया था, जिसका 1 साल पहले तक कोई वजूद नहीं है। और वो आगे बताता है 300 साल पहले खान और उसके क्रू को जेनेटिकली इंसानों से कहीं ज्यादा सुपीरियर बनाया गया था, ताकि उस समय चल रही जंग में वो उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जंग खत्म होने के बाद खान और उसके क्रू पर वॉर क्रिमिनल होने का इल्जाम लगाया गया, मतलब अपने मजे के लिए किसी को भी मार देना। तब उन्हें सजा के तौर पर कायरो स्लिप में डालकर स्पेस में छोड़ दिया गया। लेकिन पार्ट 1 में वोल्कन प्लेनेट खत्म होने के बाद खान का शिप एडमिरल मार्कस को मिला। एडमिरल ने सिर्फ खान को जगाया ताकि वो उससे एडवांस शिप और वेपन्स बनवा सके। खान इंसानों से ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए एडमिरल ने खान को कंट्रोल करने उसके क्रू को लेकर ब्लैकमेल किया। लेकिन खान ने अपने क्रू को एडमिरल से बचाने अपने ही बनाए हुए टर्पीडो में छुपा दिया। खान अपने क्रू को लेकर भाग ही रहा था कि उसे देख लिया गया और उसके पास और कोई चारा नहीं था अकेले भागने के सिवा। एडमिरल को पता था उन टर्पीडो में लोग हैं, फिर भी एडमिरल ने जिम को क्लिंगन प्लेनेट पर खान के ऊपर टर्पीडो को फायर करने का ऑर्डर दिया।
ताकि उससे खान भी मर जाए और टर्पीडो में मौजूद उसका क्रू भी मर जाए। और एडमिरल ने ही जिम की शिप भी खराब की थी ताकि टर्पीडो फायर करने के बाद जिम और उसका क्रू वहां से भाग ना पाए। और क्लिंगन प्लेनेट के लोगों को जब जिम का शिप दिखता तब क्लिंगन उन्हें खत्म कर देते और उन्हें लगता यूएसएस ने जंग शुरू कर दी है और एडमिरल जंग ही चाहता है। जिम को अभी भी लगता है कि उसने यूएसएस बेस और पाइक के साथ कई बेकसूर लोगों को मारा है, लेकिन खान कहता है उसे लगा था उसके भागने के बाद एडमिरल ने क्रू को मार दिया होगा, इसीलिए उसने बदला लेने वो सब किया था क्योंकि वो अपने क्रू को अपनी फैमिली मानता है। लेकिन यहाँ एडमिरल का प्लान फेल हो गया था क्योंकि अपने क्रू की वजह से जिम ने गलत फैसला नहीं लिया क्योंकि उन्होंने उसे गलत काम करने से रोका। जिम ने खान को नहीं मारा और ना ही टर्पीडो इस्तेमाल किया, लेकिन क्लिंगन से वापस आने के बाद जिम ने उहुरा को यूएसएस सेंटर में इन्फॉर्म करने कह दिया था, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब एडमिरल मार्कस को पता चल चुका है कि खान उनके पास है और वो जिंदा है। तब सुलू जिम को बताता है कोई शिप उनकी तरफ आ रहा है और वो क्लिंगन का शिप नहीं है। तब खान कहता है वो एडमिरल मार्कस है। जिम खान को वहां से निकाल कर मेडिकल रूम में शिफ्ट करने कहता है और खुद कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। तब वहां उनसे 2 गुनी बड़ी शिप आती है। वो उनसे कांटेक्ट करते हैं जिसे जिम पूरी शिप में टेलीकास्ट करवाता है। जैसे ही वो कांटेक्ट करते हैं सामने एडमिरल मार्कस आता है। एडमिरल कहता है उसने हैरिसन को क्लिंगन पर क्यों नहीं मारा। जिम कहता है वो खान को अर्थ पर लेकर जा रहा है। खान सुनते ही एडमिरल समझ जाता है उसने जिम को सब कुछ बता दिया है। एडमिरल कहता है उसे लगा था वो खान की इंटेलिजेंस का फायदा उठाएगा, मगर उससे गलती हो गई और वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। जिम कहता है और उसके बाकी के क्रू का क्या होगा, वो उसे क्लिंगन प्लेनेट पर चला दे जिससे 72 लोग मारे जाए और जंग छिड़ जाए। एडमिरल कहता है खान और उसके क्रू को वॉर क्राइम में सजा मिली थी, उन्हें मारकर वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। एडमिरल जिम से पूछता है खान की लोकेशन क्या है, बेसिकली धमकी देता है। फिर कुछ वक्त सोचने के बाद जिम झूठ कहता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और वो उसे ट्रांसपोर्टर रूम में भिजवाता है। एडमिरल के कांटेक्ट कट करते ही जिम पॉवेल से शिप की कंडीशन पूछता है। पॉवेल कहता है अभी शिप चलने लायक है। वैसे ही जिम सुलू को ऑर्डर देता है और वो वहां से सुपर स्पीड में निकलते हैं। जिम उहुरा को अर्थ पर कांटेक्ट करने कहता है मगर उनका कांटेक्ट नहीं होता। तभी ऑफिसर वॉलेस जिम के पास आती है और उसे बताती है एडमिरल का शिप बहुत एडवांस और तेज है, वही अपने बाप से बात करके इस शिप को बचा सकती है। तभी पीछे से एडमिरल उनके पीछे आकर उनके शिप पर हमला कर देता है और उनकी शिप रुक जाती है। एडमिरल लगातार शिप पर हमला कर रहा था जिससे शिप काफी डैमेज होता है। तब ऑफिसर वॉलेस एडमिरल से मतलब अपने बाप से बात करती है और अपनी बेटी को वहां देखकर एडमिरल हमला रोक देता है। वॉलेस उसे उस शिप को छोड़ने कहती है और अगर वो इस शिप को नहीं छोड़ेगा तो वो इस शिप में ही रहेगी, मगर एडमिरल नहीं मानता और अपनी बेटी को अपनी शिप में टेलीपोर्ट कर लेता है और जिम की शिप पर हमला करने का ऑर्डर देता है। तब जिम उससे रिक्वेस्ट करता है वो खान उन्हें दे देगा मगर वो इस शिप के क्रू को छोड़ दे। जो भी वो चाहे जिम करने तैयार है, बस वो उसके क्रू को जाने दे। मगर एडमिरल नहीं मानता क्योंकि अब जिम के पूरे क्रू को उसकी असलियत पता चल चुकी थी। एडमिरल अपने क्रू से जिम की शिप पर हमला करने कहता है। अब सबको लगता है उनका अंत आ गया। जिम सबको सॉरी कहता है मगर तभी अचानक एडमिरल की शिप का पावर चला जाता है। एडमिरल का क्रू कहता है किसी ने मैन्युअली शिप को रिबूट कर दिया है। एडमिरल पूछता है किसने। सुलू कहता है उनका सिस्टम रिबूट हो रहा है। तभी शिप में स्कॉट की आवाज आती है क्योंकि स्कॉट एडमिरल की शिप में था और उसने ही उनका सिस्टम रिबूट किया था क्योंकि आपको याद होगा जिम ने उसे कहीं भेजा था। तब स्कॉट यही शिप देखकर हैरान हुआ था। जिम स्कॉट से कांटेक्ट में रहने कहता है। जिम स्पॉक से शिप की कंडीशन पूछता है। स्पॉक बताता है वो लोग हिल नहीं सकते और हमला भी नहीं कर सकते। जिम स्पॉक को कंट्रोल देकर कहीं जाने लगता है। स्पॉक उसके अगले कदम पर ऐतराज करता है क्योंकि स्पॉक समझ जाता है जिम खान से मदद लेने जा रहा है क्योंकि उनकी शिप हमला नहीं कर सकती थी, तो जिम खान के साथ एडमिरल की शिप में घुसने का सोच रहा है क्योंकि वो शिप खान ने ही डिजाइन की थी। लेकिन जिम नहीं मानता क्योंकि उसके मुताबिक इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिम स्पॉक को कैप्टन बनाकर वहां से चला जाता है। जिम खान से उस शिप के बारे में पूछता है। खान बताता है वो शिप कम से कम क्रू के साथ सिर्फ लड़ाई के लिए डिजाइन की गई है। जिम यहाँ खान की मदद मांगता है। फिर दोनों में इंटेंस कन्वर्सेशन होती है। इसी बीच जिम लियोनार्ड से पूछता है वो उस जानवर के साथ क्या कर रहा है। तब लियोनार्ड कहता है वो जानवर मर चुका है और वो खान के ब्लड सेल्स उसमें डाल रहा है क्योंकि खान का ब्लड सेल्स को चमत्कारी रूप से रीजनरेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा। जिम खान से फिर पूछता है वो उसकी मदद करेगा या नहीं, लेकिन खान जिम की मदद करने मान जाता है। लेकिन कौन किसकी मदद कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर जिम स्कॉट से कांटेक्ट करके कहता है जिम वहां आ रहा है, लेकिन कैसे। खान उसे शिप की एक जगह बताता है जहाँ एक एयरलॉक डोर है जिसे स्कॉट को मैनुअली खोलना होगा। वही स्पॉक उहुरा से न्यू वोल्कन प्लेनेट पर संपर्क करने कहता है और सोलू शिप को पोजीशन पर लाता है। दूसरी तरफ जिम और खान स्पेस सूट पहनकर रेडी होते हैं। स्कॉट उस डोर तक पहुंचता है और उसे ऑपरेट करता है। स्कॉट को उनके करीब आते ही दरवाजा खोलना था। स्कॉट का कंफर्मेशन मिलते ही जिम और खान उस शिप के लिए उड़ जाते हैं। उन दोनों के हेलमेट में रास्ता दिख रहा था।
वो दोनों स्पेस के मलबे से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे और स्कॉट अपने हाथ में बेल्ट बांधने लगता है। तभी वह शिप का कोई क्रू मेंबर स्कॉट के पीछे आ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। बाहर स्पेस में जिम का हेलमेट क्रैक हो रहा था और स्कॉट कोई जवाब नहीं दे रहा था और खान किसी चीज से टकरा जाता है जिससे उनका कांटेक्ट खान से टूट जाता है। जिम आगे बढ़ ही रहा था लेकिन उसके हेलमेट में क्रैक आने से उसका डिस्प्ले खराब हो जाता है और जिम ब्लाइंडली उड़ने लगता है। लेकिन अचानक खान आता है, उसका डिस्प्ले काम कर रहा था। जिम उसके पास जाता है और वो शिप के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और वह स्कॉट कोई जवाब नहीं दे रहा था। फोन उसके बाजू ही पड़ा था और वो सब सुन रहा था। और जैसे ही वो दोनों दरवाजे के करीब आते हैं, स्कॉट अपने हाथ की बेल्ट पूरी ताकत से पकड़ता है और बटन दबा देता है। दरवाजा खुलते ही वो आदमी बाहर खींचा जाता है और जिम और खान अंदर आ जाते हैं और स्कॉट दरवाजा बंद कर देता है। पार्ट 1 की तरह परफेक्ट टाइमिंग स्कॉट। अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि 3 मिनट में सिस्टम स्टार्ट होने वाला था। खान उन्हें कंट्रोल रूम की तरफ लेकर जाता है। वही स्टारशिप में स्पॉक ओल्ड स्पॉक से कांटेक्ट करता है। ओल्ड स्पॉक कौन है? जिन्होंने मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखी है उन्हें अच्छे से पता होगा। स्पॉक उनसे पूछता है उनका अपनी जर्नी के वक्त खान नुमन सिंह नाम के आदमी से सामना हुआ था। ओल्ड स्पॉक बताते हैं खान चालबाज, बेरहम और जालिम है, वो उन्हें मिला था। स्पॉक पूछता है उन्होंने उसे हराया था? वो कहते हैं हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। स्पॉक पूछता है कैसे, और सीन यही कट हो जाता है। वही एडमिरल की शिप पर उन लोगों का सामना कुछ लोगों से होता है। उन लोगों से लड़ने के बाद जिम स्कॉट से कहता है कंट्रोल रूम में कब्जा करने के बाद स्कॉट खान को अपनी गन से बेहोश कर दे, क्योंकि उसे लगता है खान उनकी नहीं बल्कि वो खान की मदद कर रहे हैं। वही स्टारशिप में ओल्ड स्पॉक से बात करने के बाद स्पॉक उहुरा से पूरे सीनियर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टाफ को वेपन रूम में बुलवाता है और लियोनार्ड को एक काम करने कहता है जो हमें आगे पता चलेगा। वही एडमिरल की शिप में वो तीनों ऑपरेटर रूम में पहुंचकर और सबको मारकर एडमिरल और शिप को कब्जे में कर लेते हैं। वहाँ ऑफिसर वॉलेस भी मौजूद थी। तभी जिम स्कॉट को इशारा करता है और स्कॉट खान को शूट कर देता है, जिससे खान बेहोश हो जाता है। तब एडमिरल और जिम में थोड़ी बातें होती है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अचानक खान उठकर स्कॉट और जिम पर हमला कर देता है और वो उन दोनों को मारने लगता है। वही एडमिरल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक खान उसे पकड़ लेता है और खान में इतनी ताकत होती है कि वो एडमिरल की खोपड़ी अपने हाथों से ही पिचका देता है। फिर खान स्टारशिप में कांटेक्ट करता है और स्पॉक से जिम, स्कॉट और ऑफिसर वॉलेस के बदले अपना क्रू वापस मांगता है। तब स्पॉक कहता है उसने उसके बारे में पता किया है। उसके और उसके क्रू के ऊपर जो वॉर क्रिमिनल के इल्जाम लगे थे वो बिल्कुल सच थे। खान और उसका क्रू अपने से कमजोर लोगों को बेवजह मारा करते थे। खान कहता है अगर स्पॉक ने उसका क्रू वापस नहीं किया तो वो इन तीनों के साथ उसके शिप के ऑक्सीजन सपोर्ट को उड़ा देगा, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसके क्रू को नहीं। स्पॉक मान जाता है, लेकिन उसका टेलीपोर्टेशन खराब हो गया था। स्पॉक उन टर्पीडो के लोकेशन के कोऑर्डिनेट खान को देता है। खान सब टर्पीडो को अपने शिप में टेलीपोर्ट कर लेता है और उन तीनों को स्टारशिप में ये कहते हुए टेलीपोर्ट करता है कि कैप्टन के बिना शिप खत्म होते हुए अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो स्टारशिप पर हमला करने वाला है। जिम, स्कॉट और वॉलिस के शिप में आते ही खान अपने शिप के वेपन से स्टारशिप पर हमला कर देता है। तभी स्पॉक पूछता है कितना समय है? सोलू कहता है 15 सेकंड। और 15 सेकंड होते ही जिन टर्पीडो को खान ने अपने शिप में टेलीपोर्ट किया था वो सब ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वो शिप तबाह हो जाती है और खान बस चिल्लाता रह जाता है, क्योंकि स्पॉक ने उन टर्पीडो को एक्टिवेट कर रखा था जैसे कोई टाइम बम हो। और ओल्ड स्पॉक से बात करने के बाद उसे पता चल गया था खान क्या करने वाला है। उसे पता था खान अपना क्रू वापस जरूर मांगेगा। वही जिम जब वॉलेस को लियोनार्ड के पास लेकर आता है क्योंकि उसे चोट लगी थी, तो वहाँ पूरे कायरो ट्यूब रखे हुए थे। इसीलिए स्पॉक ने उहुरा से सारे सीनियर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टाफ को वेपन रूम में बुलवाया था ताकि वो उन 72 लोगों को टर्पीडो में से निकाल सके। वो सब खुश हो रहे थे, तभी अचानक पूरी शिप की पावर चली जाती है और शिप को अर्थ ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचने लगती है और उनकी शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बंद हो जाती है और सब इधर उधर गिरने लगते हैं। जिम लटकते हुए स्कॉट से इसकी वजह पूछता है। स्कॉट बताता है पावर कोर एक दूसरे से अलग हो गई होगी, उन्हें जाकर उसे अपनी जगह पर लाना होगा। वही कंट्रोल रूम में स्पॉक सबको शिप खाली करने का ऑर्डर देता है, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो सब अपनी शिप को आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। जिम और स्कॉट बड़ी मुश्किल से बचते हुए पावर कोर तक पहुंचते हैं, मगर उसका भी सिस्टम खराब हो गया था। मतलब किसी को मैनुअली अंदर जाकर पावर कोर को सीधा करना पड़ेगा, लेकिन अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, मतलब अंदर जाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। स्कॉट जिम को मना करता है अंदर जाने के लिए। तब जिम स्कॉट को मारकर बेहोश करके कुर्सी से बांध देता है और दरवाजा खोलकर पावर कोर के कमरे में जाता है, जहां पावर कोर सप्लाई अपनी जगह से हट चुके थे। शिप अर्थ के वातावरण में जा रही थी और जिम उन पावर सप्लाई तक बढ़ रहा था। पृथ्वी के वातावरण में आते ही घर्षण से शिप जलने लगती है। वही जिम पैरों से मार मार कर पावर सप्लाई को अपनी जगह लाने की कोशिश कर रहा था और बार बार मारने से पावर सप्लाई अपनी जगह आ जाती है, जिससे जिम दूर जा गिरता है और शिप की पावर वापस आ जाती है और क्रू शिप को स्टेबल करने में कामयाब होता है। सब बहुत खुश थे कि वो सब बच गए, लेकिन तभी स्कॉट स्पॉक को वहां बुलाता है
अंदर जिम था और वो दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे क्योंकि वो लॉक था रेडिएशन कम होने तक, और जिम की हालत काफी खराब थी। फिर उन दोनों के बीच कुछ इमोशनली बात होती है। स्पोक भी एडमिट करता है कि वो भी जिम को अपना दोस्त मानता है, लेकिन जिम नहीं बच पाता और अपना दम तोड़ देता है। और स्पोक को हम पहली बार रोते हुए देखते हैं। ओहरा भी वहां आती है। स्पोक गुस्से में चिल्लाता है, खान। तभी खान की शिप स्टारशिप के करीब से गुजरती है और खान उसमें मौजूद था। वो शिप को यूएसएस बेस की तरफ मोड़ देता है। वो शिप शहर में आकर गिरती है और कई बिल्डिंग्स को अपने चपेट में ले लेती है। स्पोक कंट्रोल रूम में आता है और सुलू से उस शिप में लाइफ ढूंढने कहता है, और हैरानी से इतनी बड़ी क्रैश लैंडिंग के बाद भी खान बच गया था। स्पोक को पता चलते ही वो शहर में टेलीपोर्ट होता है। वही खान भीड़ में छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ स्पोक टेलीपोर्ट होता है और खान का पीछा करता है। वही जिम को निकाल कर लियोनॉर्ड के पास लाया जाता है। अपने कैप्टन को मारा देखकर सब बहुत दुखी थे। तभी लियोनॉर्ड को उस जानवर में हलचल दिखती है जिसमें उसने खान के ब्लड सेल्स डाले थे। उसकी पल्स देखने के बाद लियोनॉर्ड कायरो ट्यूब मंगवाता है। वही शहर में खान एक उड़ती हुई गाड़ी पर जंप करता है। स्पोक वहाँ भी उसका पीछा करता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। शिप में लियोनॉर्ड एक कायरो स्लीप ट्यूब में जिम को रखता है और उसमें से निकले हुए आदमी को कोमा में ही रखता है। लियोनॉर्ड कंट्रोल रूम में कहता है उसे खान जिंदा चाहिए। वो उन्हें टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ओहरा नीचे जाने का फैसला करती है। वहाँ नीचे खान स्पोक पर हावी हो रहा था। तभी वहाँ ओहरा आती है और खान को शूट करने लगती है। तभी स्पोक भी उठता है और खान को मारने लगता है। उसका हाथ तोड़कर उसे जान से मारने वाला ही था। तभी ओहरा उसे कुछ कहकर रोक देती है और स्पोक खान को बेहोश कर देता है और सीन यही कट हो जाता है। फिर एकदम से हम जिम को आंखें खोलते हुए देखते हैं। जी हाँ, लियोनॉर्ड था। वो बताता है उसने खान के सुपर ब्लड सेल्स से जिम को बचाया है, क्योंकि खान का ब्लड सेल्स को रीजनरेट करता है। जिम 2 हफ्तों से कोमा में था और खान को स्पोक पकड़कर लाया था। वहाँ स्पोक भी था। फिर वो दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। खान को उसके बाकी की क्रू के साथ कायरो स्लीप में रख दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद हम स्टारशिप को देखते हैं और जिम कंट्रोल रूम में आता है, और अब वो 5 साल के मिशन पर जाने वाले थे और स्टारशिप निकल पड़ती है अपने अगले मिशन की ओर। और इस मूवी का दूसरा पार्ट यही खत्म होता है। आई होप आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।